नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 20 दिसंबर को राज्य में नगरीय निकाय के चुनाव में मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल ने स्वयं चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं और प्रत्याशियों के नामों पर भी खुद ही मोहर लगा रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के गढ़ में सेंध मारने में जुट चुकी हैं। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को देखते हुए रियायतों का पिटारा खोलते हुए प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर के साथ ही और कई रियायतें देने की घोषणा की है। कांग्रेस के तैयारियों के जवाब में बीजेपी भी लगातार चुनाव समिति की बैठक कर जनाधार बढ़ाने में जुटी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। जरा वो आप देखिए। चलिए, कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार पे पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुन लीजिए। नगर निगम के लिए प्रत्याशियों के नामों की लगभग तय हो गया है और मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में उसकी घोषणा हो जाएगी। मापदंड जीतने का मापदंड है और जीतने के मापदंड के आधार पर पूरे 40 वार्डों के प्रत्याशी सर्वसम्मति से तय हो गए। सभी प्रकार के समीकरण चुनाव जीतने के लिए जितनी आवश्यकताएं होती हैं उन सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया है। ऐसा है, पहले भी वो कांग्रेस की बी टीम रही, आगे भी कांग्रेस की बी टीम रही। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने सुना, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं सरकार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और साथ ही साथ यहां पर यह जरूर कहा गया है कि रणनीति हर राजनीतिक दल की अपनी अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति तैयार की हुई है और उसी के आधार पर वो आगे इस पूरे चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, जरा इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। घोषणा पत्र से लेकर के इसमें प्रत्याशी के चयन तक ये सभी चीजें मुख्यमंत्री से होकर के गुजर रही हैं। यानी कि इस बात को सीधे सीधे और साफ तरीके से समझा जा सकता है कि ये जो चुनाव है ये छत्तीसगढ़ की सियासत का अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और यहां से तय होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब जो 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल कांग्रेस के शासनकाल को हो चुका है, तो क्या वाकई में उससे संतुष्ट है या जनता का मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हालांकि जब भी नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत बुनियादी मुद्दे होते हैं, बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, इलाकों की जो परेशानियां होती हैं वो उसमें जरूर एक प्रमुखता के साथ रखी जाती हैं। उसमें कैंडिडेट की एक बड़ी भूमिका होती है, पार्टी का उतना ज्यादा वर्चस्व नजर नहीं आता है। लेकिन ये सभी चीजें, सभी जो समीकरण हैं, ये दोनों राजनीतिक दल समझ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है और दोनों की तरफ से अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी जा रही है। और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के जरा एक तस्वीर भी आप देखिए। छत्तीसगढ़ में ये चुनाव होने जा रहे हैं और 20 दिसंबर से जब ये चुनाव हो रहे हैं तो अब यहां से तय होता है कि कौन इसमें बाजी मारता है। भूपेश बघेल ने कांग्रेस की तरफ से इसका पूरा जो जिम्मा है वो संभाला हुआ है। प्रत्याशियों के चयन के साथ घोषणा पत्र पर भी मुख्यमंत्री की लगातार नजर बनी हुई है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने रियायतों का पिटारा भी खोल दिया है, यानी कि कहीं से कोई कसर ना रह जाए, छत्तीसगढ़ के लोग सरकार के काम से प्रभावित रहें, योजनाओं का फायदा मिल पाए, और इसीलिए रियायतों का पिटारा भी खोल दिया गया। तो क्या इन सभी चीजों से जनता कनेक्ट हो पाएगी? क्या जनता वाकई में सरकार के काम से खुश है या फिर जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं वो अलग ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और साथ ही इसमें एक और फैक्टर भी काम करता है। अक्सर ये कह दिया जाता है, पॉलिटिकल पंडित इस पर ये विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि जब कभी भी नगरीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, आप इसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं और इसमें जो नेता है, जो छवि है, वो बड़ी महत्वपूर्ण नजर आती है। तो यानी कि उसमें बड़े बड़े जो घोषणाएं होती हैं वो उतनी काम नहीं करती हैं। कई बार जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वो उसमें बाजी मार जाते हैं। लेकिन असल मायने में कौन राजनीतिक दल इसमें बाजी मारता है ये फिलहाल देखना होगा। और साथ ही साथ आज चुनाव में किसकी राह आसान नजर आती है, किसकी राह थोड़ी सी मुश्किल नजर आती है और किसको इसमें सफलता मिलने जा रही है। हालांकि ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन उससे पहले आप सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं।
और यहां हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ इसमें मंथन भी है, चिंतन भी है और साथ ही साथ आगे आने वाले समय की रणनीति को तय करने के लिए एक दिशा भी है। तो कौन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किसका मकसद क्या है, जरा वो समझने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश खुरमोड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, उमेश जी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत धनंजय सिंह ठाकुर आपसे, ये जो अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए साख की बात भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ देना चाहते हैं और इसलिए घोषणा पत्र से लेकर के प्रत्याशी के चयन तक सभी चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है चुनाव? धनंजय सिंह जी, धनंजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चल लगता है शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं। उमेश खुरमोड़े जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये साख की बात है, ये 2.5 साल के कार्यकाल से थोड़ा सा ज्यादा समय जब हो चुका है, तो अब जनता का मूड क्या कहता है इस 2.5 साल से ज्यादा के समय को लेकर के? ये जो नगरीय निकाय चुनाव है, ये इसको भी दर्शाएगा क्या? मूड क्या है जनता का, किस तरफ आगे बढ़ रही है, सरकार के काम से खुश है ना खुश है, ये बताएगा ये चुनाव? देखिए, निश्चित तौर पे आपने कहा साख की बात, निश्चित तौर पे, और आपने कहा सीधे तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट। भूपेश बघेल जी को इस बात का एहसास है कि बीते 2.5-3 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से वादा खिलाफी का विषय हो या फिर विकास के कार्यों में छत्तीसगढ़ के पिछड़ने का विषय हो या तमाम तरह के विषय हो या अपराध का विषय हो या तमाम तरह के विषय हो, इनकी सरकार जो उसमें विफल रही है उसको प्रमाणित करने का काम, और उसी आधार पर नगरीय निकाय के अंदर में जनता जो मतदान करेगी उससे इस बात का निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में फैसला हो जाएगा कि यह सरकार किस दिशा में छत्तीसगढ़ को लेकर के जा रही थी और जनता किस दिशा में जाना चाहती है। ठीक सीधे तौर पे जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव के अंदर में इन्होंने वादा खिलाफी करने का काम किया था, उसमें से बहुत सारी महत्वपूर्ण वादा खिलाफियां नगरीय निकाय से जुड़ी हुई थी, आम जनता से जुड़ी हुई थी और धरातल से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं से जुड़ी हुई वादा खिलाफियां हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है जो इन्होंने वादा किया था नगरीय निकाय के अंदर में। बीते दिनों में कुछ नगर निगम के चुनाव हुए, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें या अन्य जगहों की बात करें या उससे पहले विधानसभा चुनाव के अंदर में इन्होंने वादा किया था कि इनकी सरकार आएगी तो ये संपत्ति कर आधा करेंगे। लेकिन उन तमाम नगरीय निकाय के अंदर में आज जनता पूछ रही है, विपक्ष में होने के नाते हम नहीं पूछ रहे हैं, जनता आज कांग्रेस के नेताओं से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, धनंजय ठाकुर से सवाल कर रही है कि आपने वादा किया था कि भैया संपत्ति कर आप आधा करेंगे, लेकिन बीते 2.5-3 वर्षों के अंदर में जो बढ़ा करके संपत्ति कर भेजने का जो काम इनकी सरकार के आने के बाद हुआ है, उसका हिसाब निश्चित तौर पर जनता आने वाले दिनों के अंदर में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए करेगी। इन्होंने कहा था तमाम तरह के विषय, शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 कमरे के मकान देने की बात हो या फिर हर घर जल वाला विषय हो या सफाई की व्यवस्था की बात हो या डेंगू से जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों की जनता आज लगातार परेशान रही है, इन तमाम विषयों का हिसाब करने के लिए उन नगरीय निकाय क्षेत्रों की जनता आज तैयार बैठी है और निश्चित तौर पे हिसाब तो कांग्रेस की सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को देना होगा। हम भी अपना पक्ष लेकर के जाएंगे। जो बीते 15 वर्षों के अंदर में हमने विकास के जो कार्य किए थे, जो नगर निगमों का निर्माण किया था, वहां पे जो डेवलपमेंट के हमने जो कार्य किए थे और एक भविष्य का जो एक रोड मैप है, उसको लेकर के निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस विषय को लेकर के तय करेगी, क्योंकि बीते 2.5-3 वर्षों की विफलता जनता के सामने है। बीते 15 वर्षों में जो हमने काम किए थे वह जनता के सामने है। कई नगर निगम के अंदर में हमारे महापौर हैं, हमारे पार्षद हैं, उनके कार्य को भी जनता ने देखा है और कांग्रेस के कुशासन को भी जनता ने देखा है। तो निश्चित तौर पर जनता आकलन करेगी। इन्हीं मुद्दों को आधार बना करके आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता कितना आपको समर्थन देती है फिलहाल देखने वाली चीज है। लेकिन धनंजय सिंह ठाकुर, बड़े सारे आरोप लगाए गए हैं 2.5 साल के कार्यकाल में, आपने कुछ ऐसा नहीं किया बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने की बात थी, उसको बढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। लेकिन क्या यही कारण है कि जनता से थोड़ी दूरी बन रही है, इसलिए मुख्यमंत्री सीधे सीधे कमान संभाल रहे हैं? क्या इसमें नजर आता? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल हुई है। चाहे मैं किसानों की बात कर लूं, मैं नौजवानों की बात कर लूं, या कि मैं ठेला खुमचे वाले की बात कर लूं, या फिर जो हमारे कामकाजी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की बात करूं, लगातार सरकार ने काम किया और छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। अभी आप देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा कचरा मुक्त शहर, कचरा मुक्त गांव
और जो कचरा के निष्पादन के लिए जो वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है उसमें छत्तीसगढ़ को बेहतर माना गया है। 64 नगर निगम ऐसे हैं, नगरीय निकाय ऐसे हैं जिसको केंद्र की मोदी सरकार ने पुरस्कृत करने में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वाभाविक सी बात है चुनाव में जाना है, जो उनकी झूठ बोलने की परंपरा है उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार है ना जिन्होंने 64 नगरीय निकायों को पुरस्कृत करने का काम किया। दूसरी बात अभी देखेंगे आप, जो शहरी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का मसला है, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने रायपुर एक ऐसा शहर है जो मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बड़े बड़े शहर जिनके नामचीन शहर जो जिस देश में एक अलग पहचान थी, इन शहरों से ऊपर जाकर खड़ा हुआ विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कि हम नहीं कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नीति आयोग की रिपोर्ट कर रही है। तीसरी बात आप देखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। रमन सरकार के दौरान आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे वन क्षेत्र जो है छोटा हो रहा था, वन क्षेत्र में अवैध कटाइयां चल रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा चलाए गए वृक्षारोपण के कार्यक्रम और पर्यावरण को लेकर जो चिंता है, आज परिणाम है कि छत्तीसगढ़ देश में एक ऐसी राज्य है जो वन क्षेत्र को वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं में ये हुआ है तो बहुत सारी ऐसी योजना है जिससे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। 3 साल से लगातार जो सरकार काम करेगा, कोरोना संकट काल के दौरान मजदूरों को घर लाने का मसला हो, जिस दौरान हम मजदूरों को घर ला रहे थे, भाजपा के नेता मजदूरों के छत्तीसगढ़ वापस आने का विरोध करते थे। तो वही मजदूर है ना जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाकर वोट डालेंगे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने घर जाने से रोकने का काम किया है। और यही छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता है जो उनके आने का विरोध कर रहे थे और किसानों को हमने लाभान्वित करने का काम किया है। तो किसान तो देख रहे हैं ना कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उनका विरोध कर रहे थे। जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आता हूं। उमेश जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन। देखिए तमाम तरह के विषय कर रहे हैं। इन्होंने मजदूरों की बात की थी। धनंजय जी को याद करना चाहिए कि इनके बनाए हुए क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से लेकर के बिच्छू काटने से लेकर के तमाम स्थिति और परिस्थितियों के अंदर में उन मजदूर भाइयों की मौत हुई, उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अगर कोई है तो इस प्रदेश में बैठी हुई इनकी सरकार जिम्मेदार है। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इनसे मैं सीधे पूछना चाहता हूं, आपने उन तमाम शहरी क्षेत्रों की जनता के अधिकार, उनके हक पर डाका डालने का काम क्यों किया? कहा है उनके अधिकार का प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर, जो हर एक परिवार का सपना होता है कि उनका एक आवास होगा, उनका एक घर होगा। लेकिन मेरा सवाल तो ठीक है, मैं के शर्मा जी को भी शामिल कर रहा हूं। के शर्मा जी, मैं सर जवाब देता हूं। धनंजय जी मैं जवाब लूंगा सर, जवाब लूंगा आपसे, लेकिन के शर्मा जी मैं जरा जल्दी से एक एक्शन आपसे लेना चाहता हूं। ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरफ से अपनी बातें रखती गई हैं, लेकिन असल मायने में जनता क्या ही समझ रही है कि पलायन का विषय रहेगा। ये बार बार कहा जा रहा है कि जो वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले वो वादों को पूरा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है, लेकिन लोग तो ये समझना चाह रहे हैं कि उनके शहर में, उनके गांव में, उनके घर के आसपास सड़क नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उनके लिए तो वो बड़े मुद्दे हैं। जी निश्चित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव में लोकल मुद्दे काम करते हैं। नीचे स्तर पे जो कार्यकर्ता उनके किस ढंग से वहाँ पे काम किए क्षेत्र में, ये महत्वपूर्ण रखता है। जहाँ तक मुद्दों की बात करेंगे तो जो गाँव शहरों में जो पट्टा देने की बात हुई थी, आवास पट्टा देने की बात हुई, ये एक बात रहेगी। और हर घर में जल जीवन मिशन के तहत जो पानी देने की बात थी, इसकी क्या स्थिति है। और जवाहर जीव योजना, एक तालाबों की सफाई की बात थी। और उसके बाद सड़क, नाली, पानी, बिजली जो मूलभूत समस्या है, इनकी क्या स्थिति है। बिजली बिल आधा की जो बात हुई थी, जो एक बड़ी घटना थी जिसका विधानसभा चुनाव में भी मान रहा। और 10 नगरीय निकाय में, नगर निगम में जहां अभी कांग्रेस काबिज है, अभी जो 4 जगह के चुनाव होने, 4 नगर निगम में से 2 में नगर बिरगांव और भिलाई चरौदा की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी का वहां पर रहे हैं। और खारून नदी का पानी जो वहाँ भिलाई चरौदा में बात आ रही है कि वहाँ पहुंचाने की बात आ रही है, शुद्ध पेयजल की घर घर पर जो वही मुद्दा आता है। अब उसके बाद इसमें राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री का निवास भिलाई 3 में है, भिलाई चरौदा जहाँ पे चुनाव होना है। उसके बाद गृह मंत्री का क्षेत्र आता है जहाँ पे एक नगरीय निकाय विशाली जो नया बना हुआ है वो पूरा गृह मंत्री ताम्रध्वज क्षेत्र में आ जाएगा, ध्रुव ग्रामीण के अंतर्गत। उसके बाद रुद्रपुर एक मंत्री और है जो जिनके क्षेत्र में ये चुनाव होना है, जो चरौदा वाले में, भिलाई चरौदा वाले में। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टि से इस चुनाव का बहुत महत्व है। बिरगांव में भी भाजपा का महापौर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्षदों की संख्या अधिक रही। तो अभी जो टिकट आज बिरगांव के भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद बहुत सारी स्थितियां अभी, यानी कि के शर्मा जी ये जो चुनाव है ये दिखाएंगे कि किसकी किलेबंदी कितनी ज्यादा मजबूत है। जी खैरागढ़ में एक जानकारी आ जा रही है कि वहाँ पे देवव्रत सिंह की पत्नी जो है वो जनता कांग्रेस छोड़ करके वो कांग्रेस में जाने की बात कह रही है और आज उन्होंने वहाँ से छोड़ने की बात कह दी है। अब देखना यह कि कांग्रेस उनको किस रूप में स्वीकार करती है। और खैरागढ़ में जो बता रहे हैं कि वे देवव्रत सिंह अपने प्रत्याशी तय कर चुके थे वार्ड स्तर पे, तो उनकी क्या स्थिति है।
क्योंकि महापौर और अध्यक्ष जो है डायरेक्ट नहीं चुना जाना है, पार्षद चुन के आएंगे, इसलिए पार्षदों को जो टिकट वितरण है यह भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। हाँ, ठीक है। धनंजय सिंह ठाकुर, जरा जवाब दीजिए सर, ये किलेबंदी जो है ना, जिसको ध्वस्त करने के लिए मुद्दों के आधार पर इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है और इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव है। क्योंकि मैंने पहले कहा ना, 15 साल के रमन साहब के कुशासन और भ्रष्टाचार से पूरी छत्तीस की जनता वाकिफ है। किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में दौरान मकान और दुकान को तोड़ा गया, गरीब के मकान को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, वो पूरी देश छत्तीस जनता जानती है। और मैं तो आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, रमन सरकार के दौरान तो जो मकानों के टैक्स बढ़ाया जाता था ना, उस टैक्स के ऊपर समेकित कर बढ़ाकर और जनता से दोबारा वसूली की जाती थी, छत्तीस की जनता जानती है। जहाँ 15 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में पीलिया, मलेरिया, डेंगू की बीमारी से लोगों की मौत होती रही है, कचरा मुक्त शहर बनाने का सपना देकर इन्होंने भ्रष्टाचार के किवाड़, एक बहुत बड़ी कंपनी जो भाजपा नेता की थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर को उससे काम देकर पूरी राजधानी को कचरा करने का काम दौरान किया गया था। छत्तीसगढ़ जनता जानती है उस चीजों को। पेयजल की जो बात की 15 साल तक उस पाइपलाइन की समस्या काम को रोकने का काम किसने किया? नहीं, हर घर नल से जल, ये क्या सपना साकार हो पाया है? निश्चित तौर पर आप कहेंगे ग्रामीण इलाकों में जहां पर लोग आज भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं पानी की मटकी लेकर के, तो वहां पर कैसे सपना साकार हो पाया? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता नेता बार बार यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो कह रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स आधा, बिजली का बिल बहुत हद तक रियायत करने के लिए और यहाँ पानी पहुंचाने के लिए, हर घर जो नल से जल पहुंचाने का जो वादा था, क्या वाकई में सार्थक हो पाया? कैसे पहुंचा पाएंगे? और अगर ये पहुंचाने का काम आपने किया तो जनता तक बताने के लिए और इस पूरे कैंपेन को इस पर आधारित करने के लिए क्या काम किया जाएगा सर? देखिए, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जनता जानती है ना, जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कहा वो किया। एक नरेंद्र मोदी की सरकार है जो वादा खिलाफी के लिए जानती है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो किसान विरोधी के लिए जानती है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बेरोजगारी के लिए जाना जाता है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो महंगाई के लिए जाना जाता है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो जनता के वादे को पूरा करने में असफल माना गया है। आपको लग रहा है सर, धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपको लगता है कि मोदी और भूपेश बघेल ये दो चेहरों के आधार पर या सेंट्रल की राजनीति को लेकर के आप ये नगरीय चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर चुनाव में सभी समय पर सभी वादे काम करते, क्योंकि अगर रसोई गैस 1000 पर मिल रहा है तो नगरीय क्षेत्र की जनता है ना वो। अगर पेट्रोल डीजल पर 33 रुपये टैक्स अगर नरेंद्र की सरकार वसूले तो जनता नगरीय क्षेत्र का है ना। अगर 2 करोड़ रोजगार की बात करके जो रोजगार युवाओं को नहीं दिया है, बल्कि 23 हाथ से रोजगार छीन में काम किया है, तो नगरीय क्षेत्र की जनता है ना वो तो काम करने वाली सरकार चाहती है ना। और निश्चित तौर पर 15 साल रमन सरकार के शासन को देखें, 4 साल बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए थी, उसको आपने 1 महीना देरी से किया। पेट्रोल डीजल पर जो वैट कम करना चाहिए था, दूसरे राज्यों की सरकारों ने जो किया 1 से 2% किया, ये बड़ा कम किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी चीजों को लेकर के भी सवाल करेगी जनता पे? निश्चित जनता सवाल करेगी। जनता को मालूम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की जहां जहां राज्य सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, वहाँ 33% वेट लग रहा था पेट्रोल पर। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ 25% था, वहाँ 33% वेट था, 4.5 रुपए से ड्यूटी थी, 1 रुपए टैक्स था, मतलब वहाँ पे 38% लेता था, हम तो 25% ले रहे थे। ठीक है, जनता को पता है, भाजपा में जितना भी झूठ बोल रहे हैं। उमेश जी जरा जवाब दीजिए। देखिए शुभेंदु जी, छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि केंद्र से पैसा आता है जल योजना के लिए और छत्तीसगढ़ में इनकी लोकल एजेंसियों के माध्यम से किस प्रकार से टेंडर घोटाला निकल करके सामने आता है, टेंडर का घोटाला करते हैं, जल का आता पता रहता नहीं है। केंद्र से मोदी जी की सरकार अन्न भेजती है, उसमें ये 1500 करोड़ का घोटाला कर जाते हैं और डकार तक नहीं लेते हैं। अब मैं मूल विषय पर आ जाता हूँ। मूल विषय जो जनता के अधिकार का विषय है, सड़क, पानी और बिजली। मैं सीधे तौर पे जनता आपके लोकप्रिय चैनल को देख रही है, मैं धनंजय जी से पूछना चाहता हूँ, इन तमाम नगर निगम क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश के अंदर में एक नया डेवलपमेंट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बीते 3 वर्षों के अंदर में अगर एक नया डेवलपमेंट का काम हुआ होगा धनंजय जी, तो इस लोकप्रिय चैनल के अंदर में आप बता दीजिए। क्या आपके नेता समय थोड़ा सा कम है? के शर्मा जी, यहाँ नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या इन सभी नामों को लेकर के, इनकी चर्चाओं को लेकर के नगरीय निकाय चुनाव ये लड़े जा सकते हैं और इसमें जीत मिल सकती है क्या इन नामों के आधार पर? जैसे धनंजय जी कह रहे हैं, महंगाई तो एक किसी भी स्तर पे चुनाव होगा तो महंगाई एक विषय तो रहता ही है। दूसरी चीज अभी जो मेन चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसमें एक ग्रामीण क्षेत्र का जो पैसा जो है वो वापस जा चुका है, वो रुक चुका है काम। अब शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे लोग हैं जहां आवास की स्थिति या तो धीमी है, काम पूरा नहीं हुआ,
ये भी एक मुझे लगता है कि भाजपा एक मुद्दा इसमें लेके आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, चाहे जल की बात जो भाजपा प्रवक्ता कर रहे हैं, हर घर जल पहुंचाने की बात है, और इसके साथ ही सड़क, नाली, पानी, बिजली को लेकर, विकास कार्यों को लेकर जो बात आ रही थी कि जैसे प्रधानमंत्री की ये योजना की बात आई कि 800 करोड़ रुपए देना है, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं रहा, तो अभी आर्थिक स्थिति को लेकर बात आएगी, फिर वहीं तक जाएगा कि जहां तक बात आएगी कि केंद्र सरकार से जीएसटी का पैसा नहीं, यानी कि चुनाव है, चुनाव में शोर तो हर तरीके का होता है और इसमें महंगाई तो उस पर होना बड़ा लाजमी है। महंगाई को लेकर के चर्चा होगी और इसमें कांग्रेस पार्टी जरूर इसको लेकर के केंद्र के ऊपर हमला करेगी। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होते हैं, मतदान होता है, तो जनता किस तरफ अपना रुख दिखाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनती है या कांग्रेस को, ये फिलहाल देखना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।